नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। 50वें G7 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने जापानी प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। चीन ग्रे जोन युद्ध नीति अपना रहा है। जलवायु कार्रवाई के लिए अप्रयुक्त सामूहिक बुद्धिमत्ता रिपोर्ट जारी की गई। WHO ने हैदराबाद स्थित CCRAS NIIMH को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया। NOAA के अनुसार प्रशांत महासागर अल नीनो परिस्थितियों से मुक्त हो गया है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। 50वें G7 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। 50वां ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया में आयोजित हुआ था। भारत ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र विषयों पर G7 आउटरीच सत्र में भाग लिया। चलिए सबसे पहले 50वें G7 शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। पहला है G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल यानी AFSI का शुभारंभ। इस पहल का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने में आ रही संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के प्रयासों को तेज करना है। दूसरा है वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए भागीदारी यानी PGII पहल की घोषणा। इस पहल के जरिए 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जुटाई जाएगी। PGII G7 देशों की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी निवेश के जरिए विकासशील देशों में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में मदद करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर घोषणा की बात करें तो उन्नत AI सिस्टम विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता को लागू करने में सहायता करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की घोषणा की गई। चलिए अब G7 शिखर सम्मेलन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। यह फोरम इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है। इन 7 देशों के अलावा यूरोपीय संघ भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। इसे 1973 के ऊर्जा संकट से निपटने हेतु आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए एक फोरम के रूप में स्थापित किया गया था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। 1997 से 2013 तक रूस भी इसका सदस्य था। तब इसे G8 कहा जाता था। हालांकि रूस द्वारा क्रीमिया के विलय के पश्चात 2014 में रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई। तब से यह G7 के रूप में आयोजित होता रहा है। इस संगठन की कोई स्थायी प्रशासनिक संरचना नहीं है। अंत में वर्तमान में G7 की प्रासंगिकता जानते हैं। G7 के सदस्य देशों की सामूहिक आर्थिक शक्ति काफी मजबूत है। यह आर्थिक शक्ति उन्हें वैश्विक आर्थिक नीतियों को दिशा देने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनियमनों का समन्वय करने तथा व्यापार असंतुलन, मुद्रा में उतार चढ़ाव और वित्तीय संकट जैसी आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाती है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की प्रतिक्रिया में वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए भागीदारी यानी PGII की शुरुआत भी इस समूह की प्रासंगिकता की सूचक है। इस संगठन ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री ने जापानी प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह द्विपक्षीय बैठक इटली के अपुलिया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से दोनों बड़े लोकतंत्रों के साझा हित प्रभावित होते हैं। आइए अब भारत जापान के बीच द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इनमें से पहला है राजनीतिक क्षेत्र। साल 2014 से दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी तक बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने मिलकर इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना की है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी तथा जापान के विजन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के तहत सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र। दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के साथ जापान का कुल 21.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार था। भारत दशकों से जापानी आधिकारिक विकास सहायता ODA ऋणों को सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। तीसरा क्षेत्र है सुरक्षा। सामरिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भारत व जापान के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की बैठक 2+2 वार्ता आयोजित की जाती है। दोनों देशों ने सुरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
दोनों देश वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, मालाबार जैसे सैन्य अभ्यासों में शामिल होते हैं। चौथा है अवसंरचना। भारत में जापान के सहयोग से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना शुरू की गई है। जापान भारत स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की गई है। इसके अलावा अन्य भूपक्षीय सहयोग की बात करें तो दोनों देशों ने संयुक्त रूप से एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर शुरू किया है। दोनों देश चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद क्वाड के सदस्य हैं। भारत जापान ऑस्ट्रेलिया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI की शुरुआत की गई है। जापान भारत के नेतृत्व वाली पहलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI आदि में शामिल हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। चीन ग्रे जोन युद्ध नीतियां अपना रहा है। चीन अपने सामरिक व रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ताइवान, दक्षिण चीन सागर, भारत के साथ सीमा विवाद वाले क्षेत्रों आदि में ग्रे जोन युद्ध नीतियां अपना रहा है। चलिए सबसे पहले ग्रे जोन युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह प्रत्यक्ष संघर्ष और शांति के बीच एक अस्पष्ट स्थिति होती है। इसका दायरा नेटवर्क केंद्रित युद्ध रणनीति जैसी तकनीकी प्रगति के कारण बढ़ गया है। इसका उद्देश्य किसी विरोधी को इस तरह से नुकसान पहुंचाना है कि उसे कोई खतरा महसूस ही ना हो या उसे यह एहसास ही ना हो कि उस पर हमला हो रहा है। इसमें युद्ध के पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सलामी स्लाइसिंग जैसी कुटिल चाल शामिल है। इसमें विरोधी देश के क्षेत्र को टुकड़ों में जीतने के लिए छोटी सैन्य कार्रवाइयां की जाती हैं। इसके अलावा इसमें कुटिल आर्थिक गतिविधियां, साइबर हमले, मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस, प्रॉक्सी बलों का उपयोग आदि शामिल है। खबर में आगे बढ़ते हैं और ग्रे जोन युद्ध की विशेषताएं जानते हैं। पहली है ऐसी कार्रवाई जो युद्ध की श्रेणी में नहीं आती। हमलावर देश गैर सैन्य उपकरणों का उपयोग करता है जिनके खिलाफ विपक्षी देश द्वारा सैन्य कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जाता है। दूसरा है धीरे धीरे साहसिक कदम उठाना। इस तरह की कार्रवाई वर्षों या दशकों तक चलती रहती हैं। इस वजह से ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ निर्णायक या एक बारगी जवाबी कार्रवाई के अवसर कम हो जाते हैं। तीसरा है उत्तरदायित्व या जवाबदेही का अभाव। हमलावर देश ऐसी ग्रे जोन गतिविधियों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और इस प्रकार जवाबी कार्रवाई की संभावना कम हो जाती है। लक्ष्य विशिष्ट रणनीति की बात करें तो इस रणनीति में आमतौर पर लक्ष्य कमजोर देश होते हैं। ऐसे देशों के पास घरेलू या रणनीतिक कारणों से जवाबी कार्रवाई की क्षमता बहुत कम होती है। चलिए ग्रे जोन युद्ध रणनीति से बचने के लिए आवश्यक उपाय जानते हैं। विरोधी देश की गतिविधियों की सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए। ऐसे देशों से संबंधित खुफिया जानकारी को समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझा किया जाना चाहिए। अपनी क्षमता के प्रदर्शन के माध्यम से विरोधियों के बीच भय बनाए रखना चाहिए और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए आदि। अंत में ग्रे जोन युद्ध रणनीति के खिलाफ भारत की तैयारी को देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन। यह पद तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के कामकाज का समन्वय करने के लिए सृजित किया गया है। दूसरा है रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता। रक्षा खरीद प्रक्रिया यानी DAP 2020 जैसी पहलों की मदद से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरा है समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग। उदाहरण के लिए भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट यानी GSOMIA जैसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और अन्य भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। जलवायु कार्रवाई के लिए अप्रयुक्त सामूहिक बुद्धिमत्ता रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने जारी की है। यह रिपोर्ट जलवायु अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन को रोकने में सामूहिक बुद्धिमत्ता यानी कलेक्टिव इंटेलिजेंस पहलों की क्षमता का पता लगाती है। सबसे पहले कलेक्टिव इंटेलिजेंस यानी CI के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह वास्तव में सामूहिक प्रयासों से क्षमता को बढ़ाना है। इसमें लोग सूचना, विचारों और विषय की आंतरिक जानकारी जुटाने के लिए अक्सर प्रौद्योगिकी के मदद से एक साथ कार्य करते हैं। कलेक्टिव इंटेलिजेंस तब कहा जाता है जब सामूहिक प्रयास की क्षमता उस प्रयास में शामिल सभी लोगों के व्यक्तिगत योगदानों के योग से अधिक हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाइयों में कलेक्टिव इंटेलिजेंस की क्षमता को देखा जाए तो ये कुछ अंतरालों या कमियों को दूर कर सकती है, जैसे कि डेटा गैप। यह रियल टाइम में स्थानीयकृत डेटा प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एक साथ लाने और किसी विषय के बारे में नई जानकारी सामने लाने के लिए डेटा सेट को एकत्रित करने में मदद करती है। दूसरा है डूइंग गैप।
किसी विषय के बारे में ज्ञान तथा उसके लिए कार्रवाई में अंतराल को डूइंग गैप कहा जाता है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस की मदद से जलवायु संबंधी कार्रवाई करने में अधिक लोगों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही लोगों की संस्थानों की कार्रवाई पर निगरानी रखने में सहायता भी की जा सकती है। और तीसरा है डाइवर्सिटी गैप। कलेक्टिव इंटेलिजेंस की मदद से जलवायु कार्रवाई संबंधी प्रक्रियाओं और डेटा संग्रह में देशज समुदायों सहित विविध क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया जा सकता है तथा उनके ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस की मदद से कुछ गैप्स में कमी लाई जा सकती है, जैसे कि भौगोलिक दूरी यानी डिस्टेंस गैप। कलेक्टिव इंटेलिजेंस पहल वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देती है तथा वैज्ञानिक समझ और लोक ज्ञान को बढ़ाती है। साथ ही आपसी विश्वास भी पैदा करती है। और दूसरा, निर्णय लेने में मतभेद यानी डिसीजन मेकिंग गैप। कलेक्टिव इंटेलिजेंस की मदद से परस्पर विरोधी विचारों और हितों जैसे कि जलवायु बनाम विकास के बीच मतभेद को कम किया जा सकता है ताकि आवश्यक जलवायु संबंधी कार्रवाई में तेजी लाई जा सके। आखिर में भारत में कलेक्टिव इंटेलिजेंस के उदाहरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है एग्रोली ऐप। ये किसानों को रियल टाइम आधार पर मौसम पर निगरानी रखने और फसल की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इससे किसानों को फसल के चुनाव में मदद मिलती है। दूसरा है भारत में जल जनित संक्रामक रोग यानी WADIM। कलेक्टिव इंटेलिजेंस से जल जनित रोगों पर निगरानी रखने में मदद मिलती है। तीसरा है GeoAI ओपन डेटा प्लेटफॉर्म। इसे भारत में संपूर्ण ईंट भट्टा बेल्ट की मैपिंग करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका बिहार में पर्यावरण नीति के उल्लंघनों पर बेहतर तरीके से नजर रखने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और चौथा है डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर यानी DICRA। यह UNDP इंडिया द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म है। ये खाद्य सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम क्षेत्रीय रणनीतियों की पहचान करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। WHO ने हैदराबाद स्थित CCRAS NIIMH को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान संपदा संस्थान यानी NIIMH को WHO के प्रथम पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र यानी CCIND 177 के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये मान्यता 3 जून 2024 से शुरू होकर अगले 4 वर्षों के लिए प्रदान की गई है। चलिए सबसे पहले CCIND 177 के रूप में NIIMH की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये जानते हैं। ये आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिगपा चिकित्सा विधियों के लिए शब्दावली के मानकीकरण में WHO की सहायता करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण के 11वें संस्करण यानी ICD-11 के लिए पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल 2 को अपडेट करने में WHO की सहायता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण वास्तव में रोगों से होने वाली मौत तथा रोग और रोगियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, विश्लेषण, व्याख्या और तुलना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसमें पारंपरिक चिकित्सा पर एक विशेष अध्याय भी शामिल किया गया है। ICD-11 के तहत पारंपरिक चिकित्सा विधियों पर पूरक अध्याय का मॉड्यूल 2 आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा विधियों पर डेटा एवं शब्दावली से संबंधित है। यह पारंपरिक चिकित्सा के लिए अनुसंधान की तकनीक विकसित करने में सदस्य देशों की सहायता करेगा। इसी के साथ अब राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान संपदा संस्थान यानी NIIMH के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यह NIIMH केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक इकाई है। इसका कार्य आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध आदि तथा भारत में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अन्य विधियों में औषधीय ऐतिहासिक अनुसंधान का रिकॉर्ड रखना और प्रदर्शित करना है। अंत में पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु NIIMH की पहले भी जान लेते हैं। इसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज में हुआ है। डिजिटल पहलों की बात करें तो सबसे पहली है अमर पोर्टल। इसमें 16,000 आयुष पांडुलिपियों की सूची प्रदर्शित की गई है। इनमें पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें आदि की डिजिटल प्रतियां शामिल हैं। दूसरा है नेशनल आयुष मोबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक यानी NAMSTE पोर्टल। यह आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा विधियों के लिए मानकीकृत शब्दावली एवं रुग्णता कोड प्रदान करता है।
शोकेस ऑफ आयुर्वेदिक हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स यानी SAHI पोर्टल की बात करें तो यह अलग अलग औषधीय ऐतिहासिक कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, और अन्य पहले हैं आयुष की ई पुस्तकें, आयुष अनुसंधान पोर्टल आदि। रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। NOAA के अनुसार प्रशांत महासागर अल नीनो परिस्थितियों से मुक्त हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संस्था नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के अनुसार प्रशांत महासागर में अल नीनो परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं। इसकी जगह अल नीनो दक्षिणी दोलन यानी ENSO के तटस्थ चरण ने ले ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रशांत महासागर में अल नीनो परिस्थितियां 2023 के मध्य से विद्यमान थी। ENSO समय समय पर घटित होने वाला जलवायु पैटर्न है। इसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में जल के तापमान में परिवर्तन हो जाता है। ENSO परिघटना 2 से 7 वर्ष के अनियमित अंतराल पर घटित होती है। अल नीनो यानी गर्म चरण और ला नीना यानी ठंडा चरण ENSO चक्र के चरम चरण है। इन दो चरणों के बीच एक तीसरा चरण भी होता है जिसे ENSO तटस्थ चरण कहा जाता है। तटस्थ चरण में अक्सर उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का समुद्री सतह तापमान यानी SST औसत तापमान के निकट होता है। खबर की बेहतर समझ के लिए अल नीनो के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस परिघटना में मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागरीय सतह गर्म हो जाती है या औसत समुद्री सतह तापमान SST से अधिक का तापमान हो जाता है। अल नीनो को क्राइस्ट चाइल्ड भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रभाव की बात करें तो इससे भारतीय उपमहाद्वीप में मॉनसून में बहुत कम वर्षा होती है और इसके कारण दक्षिण अमेरिका में वर्षा होती है तथा इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है। अब समझते हैं ला नीना के बारे में। इस परिघटना में मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागरीय सतह ठंडी हो जाती है या तापमान औसत समुद्री सतह तापमान से कम हो जाता है। इसे लिटिल गर्ल भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रभाव अल नीनो परिघटना से विपरीत होते हैं। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में बेहतर मॉनसून होता है और औसत से अधिक वर्षा होती है तथा सर्दियों में ठंड भी अधिक पड़ती है। इसी के साथ अगर सामान्य वर्ष की बात करें तो विषुवतीय पवनें गर्म जल को अपने साथ बहाकर ले आती हैं तथा दक्षिण अमेरिका के तट पर ठंडा जल पाया जाता है। वहीं अगर अल नीनो वर्ष को देखें तो गर्म जल गति करते हुए दक्षिण अमेरिका तक पहुंच जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं श्री तारकनाथ दास। 15 जून को श्री तारकनाथ दास की जयंती मनाई जाएगी। श्री तारकनाथ दास का जन्म पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में हुआ था। वे एक पत्रकार, शिक्षक, लोकोपकारी व्यक्ति और क्रांतिकारी थे। 1903 में वे एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता में सतीश चंद्र बोस और प्राणनाथ मित्रा द्वारा की गई थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश विरोधी अखबार फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू किया था। 1913 में वे गदर आंदोलन से जुड़ गए थे। 1917 में उन्हें भारत जर्मन षड्यंत्र मामले में फंसाया गया था। शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 1935 में तारकनाथ दास फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। हम श्री तारकनाथ दास जी से समर्पण, साहस, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता, निस्वार्थता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसे 1997 में स्थापित किया गया था। ये नेल्सन मंडेला के विजन पर आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के अध्यक्ष ने रिटेल निवेशकों को डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने के प्रति सचेत किया है। डेरिवेटिव वास्तव में भविष्य की किसी तय तारीख पर परिसंपत्ति की खरीद बिक्री के लिए किया जाने वाला वित्तीय अनुबंध है। NOAA ने मैक्सिको की खाड़ी में औसत से ज्यादा गर्मी वाले डेड जोन का पूर्व अनुमान लगाया है। यह कम ऑक्सीजन वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर मछलियां एवं अन्य समुद्री जीवन समाप्त हो सकते हैं। एक स्टार्टअप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। दिव्य दृष्टि चेहरे की पहचान को चाल ढाल विश्लेषण के साथ जोड़कर एक मजबूत और बहुमुखी प्रमाणीकरण प्रणाली बनाती है।
शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है कि ईडीएनए में मीठे या ताजे जल के पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता की निगरानी करने की क्षमता है। इस जानकारी का IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची तैयार करने और अन्य संरक्षण उपायों के लिए IUCN को सूचित करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। भारत ने टीबी यानी क्षय रोग का पता लगाने के लिए ट्रूनेट प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म की विश्व स्वास्थ्य सभा में सराहना की गई है। इस प्लेटफॉर्म को गोवा स्थित मोल बायो ने तैयार किया है। भारतीय थल सेना को पहला स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 प्राप्त हुआ। इसे सोलर इंडस्ट्रीज के इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड यानी EEL नागपुर ने विकसित किया है। हाल ही में कावली पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। ये पुरस्कार खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो विज्ञान यानी नैनो साइंस और तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।